हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं यकृत या फिर लीवर, है ना। अब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमने इससे पहले देखी थी कि यार जिस चीज को भी पढ़ रहे थे उसको बनाने के लिए कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण कोशिका जो थी वो अपना योगदान दे रही थी, है ना। ऐसे ही जैसे उनके लिए भी हमने वो जो कोशिका थी उसके लिए हमने एक अलग अलग वर्ड्स पढ़े थे, है ना। जैसे कि हमने जब आमाशय पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि गेस्ट्रो शब्द का उपयोग किया गया था, किसके लिए? आमाशय के लिए। फिर जब हमने छोटी आंत या बड़ी आंत पढ़ी थी उस टाइम भी देखा था कि एंट्रो वर्ड का यूज किया गया था, है ना। एंट्रो शब्द का उपयोग किया था अपन ने उसके लिए। अब क्या होता है कि जैसे आपका हृदय पढ़ोगे, हार्ट पढ़ोगे, उस टाइम भी कार्डियो वर्ड यूज किया जाएगा, है ना। जब आपकी हड्डियां पढ़ोगे, बोन पढ़ोगे, उसके लिए ऑस्टियो। तो अब जैसे यहां पर भी क्या होता है, जैसे यकृत है, लीवर है, इसके लिए भी जो शब्द उपयोग किया जाता है वो होता है हेपेटो। किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हेपेटो शब्द का। अब क्या होता है कि उसकी जो स्टडी होती है, मतलब लीवर की जो स्टडी, यकृत का जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है हेपेटोलॉजी। लास्ट में क्या लग जाता है? लॉजी। जैसे बायो और लॉजी, है ना। बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी क्या करना? स्टडी करना, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। और यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पर लीवर या यकृत की जो स्टडी करना उसको ही बोलते हैं हेपेटोलॉजी, या फिर उसका जो अध्ययन करना वही होता है हेपेटोलॉजी कहलाता है। अब क्या होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन होगी जो आपने डेली लाइफ में, है ना, आपकी जो कॉलोनीज है, आपकी जो फैमिली है, उसमें देखा होगा एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे अपन बोलते हैं जॉन्डिस, है ना। अब वो जॉन्डिस का क्या रीजन होता है कि ये जो हमारा लीवर है, हमारा जो ये यकृत है, उसके ऊपर आ जाती है स्वेलिंग। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है ना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस लीवर का साइज जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जब उसकी साइज बढ़ गई, लीवर के ऊपर सूजन आ गया, यकृत के ऊपर जो सूजन आ गया, उसके बाद जो एक अवस्था होती है ना उसे बोला जाता है हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस, है ना। अब यार ये हेपेटाइटिस मैंने अपन ने जब अपेंडिक्स पढ़ा था उस टाइम भी बोला था ना, अपेंडिसाइटिस, है ना, वो चीज देखी थी। अब मैंने आपको उस टाइम एक चीज बताई थी कि जब किसी शब्द के लास्ट में, अंत में एक चीज आ जाए, कौन सी वाली? आइटिस। आइटिस, ये वाला आइटिस, है ना। आइटिस आए मतलब वो किससे रिलेटेड है? कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गन है, वो जो अंग है, उसके ऊपर कोई ना कहीं किसी प्रकार की क्या आई है? स्वेलिंग आई है ना। उसी को बोला जाता है आइटिस, है ना। अब यहां पर किसके ऊपर आई है? यकृत की सूजन की जो अवस्था होती है उसे बोला जाता है हेपेटाइटिस। अब ये जो हेपेटाइटिस होता है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ABCDE, है ना, 5 टाइप का होता है। उसमें से भी हेपेटाइटिस बी, है ना। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जब अगर वो किसी भी पर्सन को हो गई, मतलब उसका जो मृत्यु है वो तय है, वो किसी भी प्रकार से उससे बच नहीं सकता है ना। ये जो हेपेटाइटिस बी होती है ये एड्स से भी ज्यादा खतरनाक होती है ना। एड्स में मतलब एक ड्यूरेशन तक इंसान जो रहता है उसके जिंदा रहने की वो रहती है, बट अगर जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ है वो बहुत कम टाइम में ही उसकी मृत्यु हो जाती है ना। अब ये भी हेपेटाइटिस बी कैसे होगा? नॉर्मली जो कंडीशन होती है वो लीवर से रिलेटेड होती है या यकृत से। यकृत के ऊपर स्वेलिंग आई तो उसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस, है ना। वो जॉन्डिस जो है ना वो एक उसका सिम्टम है ना, उसके लक्षण है, बीमारी नहीं है। किसकी? हेपेटाइटिस की। ओरिजिनली में देखा जाए तो बीमारी आपको हेपेटाइटिस हुई है, बट जो लक्षण आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? जॉन्डिस के आ रहे हैं, है ना। तो वही चीज है, अपन आगे पढ़ेंगे, जब इसके विकार पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। अब क्या हो गया अपना हेपेटाइटिस, है ना। लीवर की जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब क्या होता है कि यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारा आंसर जाना चाहिए क्या? यकृत या फिर लीवर। अब क्या होता है कि जो देखा जाए तो इसका जो वजन होता है ना वो लगभग कितना होता है? 1.4 से 1.5 केजी, है ना। 1.4 से 1.5 केजी होता है। अब क्या होता है कि यकृत जो होता है ना, अब आप नॉर्मली देख के बताओ कि होता कहाँ है?
तो अपना आंसर जाता है हमारे पेट, है ना। अपन पूरा इसको पेट बोलते हैं, है ना। बट ये होता है ओरिजिनली में उदर गुहा, है ना, एब्डोमिनल कैविटी, है ना। अरे ये हमारा पूरा एब्डोमेन होता है ना, ये उसकी जो संरचना होती है उसको बोलते हैं कैविटी या उदर गुहा, है ना। उदर गुहा में किस साइड, दाईं ओर, है ना, बाईं ओर दाईं ओर, है ना। उदर गुहा में दाईं ओर मतलब ये वाली साइड, मेरे राइट हैंड साइड, है ना, दाईं ओर। कहां पर, डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है ना। हमारा डायफ्राम पढ़ा था ना हमन ने, जब हमने श्वसन एवं गैसों का विनिमय पढ़ा था, उस टाइम हमने देखा था कि डायफ्राम जो था वो हमारे शरीर के जो इंटरनल प्रेशर जो था उसको बढ़ाने और कम करने का काम कर रहा था, है ना। अब डायफ्राम के जस्ट नीचे किस साइड, दाईं तरफ, किस जगह पे, उदर गुहा में उपस्थित होता है क्या, हमारा यकृत, ठीक है। अब क्या होता है कि यकृत जो होता है उसका कार्य क्या है। पहले अपन ने देखा कि उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, हेपेटो, उसकी जो अध्ययन उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी, है ना। उसके ऊपर सूजन आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, हेपेटाइटिस। उसके बाद देखते हैं कि उसका वजन कितना होता है, 1.4 से 1.5 केजी। उसके बाद देखा कि वो स्थित कहाँ होता है, कहां पर उसकी स्थिति होती है, तो वो देखा था उदर गुहा में दाईं ओर डायफ्राम के ठीक नीचे, है ना। उसके बाद आता है कि यकृत जो होता है वो कार्य क्या करता है, तो वो कार्य करता है उपापचयी अंग होता है। क्या बोला है, उपापचयी अंग, है ना। अब ये उपापचयी क्या होता है ना, तो उपापचयी मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। अगर बोला जाए कि कोई जीवित है ना, तो उसके अंदर उसको आपने जीवित क्यों बोला है, कौन सी ऐसी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको बेसिस पे आप बता सकते हो, जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये जीवित है, तो उसमें से एक होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो देखेंगे, है ना। अब ये देखो, जो कि अपचय तथा अपचय व उपचय की प्रक्रियाओं का स्थान होता है ना। मैंने क्या बोला कि यकृत जो होता है उपापचय अंग होता है ना। अब इस उपापचय दो वर्ड से मिलके बनता है ना। होता क्या है वो देखते हैं। अब ये जो उपापचय है ना, या फिर मेटाबॉलिज्म है, ये मिलके बनता है केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, है ना, या फिर अपचय या फिर उपचय, है ना। उपापचय क्रिया किससे मिलकर बनती है, अपचय एवं उपचय। अब ये अपचय उपचय क्या है ना, केटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है। केटा नाम से पता चल रहा है, केटा मतलब कटना, है ना। मतलब क्या हुआ कि कोई बड़ा, इसको देख रहे हैं अपन, है ना। केटाबॉलिज्म क्या होता है कि कोई ऐसा बड़ा है ना, कोई भी चीज इतनी बड़ी है, अब ये क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ऐसे ऐसे। ये जो है ना, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, उपचय, है ना, उपचय। अब क्या होता है कि जब कोई छोटे छोटे हो ऐसे, वो सारे मिलके एक बड़ा बन जाए, इसको क्या बोला जाता है, एनाबॉलिज्म या फिर उपचय, है ना। अपचय और उपचय, है ना। अब क्या होता है कि कोई ना कोई प्रक्रिया आपकी डाइजेशन में देखो, है ना, किसी ना किसी चीज को अपन तोड़ रहे हैं, किसी ना किसी चीज को जोड़ रहे हैं, है ना। अरे ये सारी चीजें हो रही है ना। अरे नॉर्मली सोचो, हमने रोटी को एक एक छोटे छोटे निवाले करके क्यों खाया, है ना। पूरी की पूरी रोटी खा जाते, है ना। अरे खा जाते ना, जानवर थोड़ी है, ऐसा नहीं करेंगे, मनुष्य है ना, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो अपन हरकतें भी इंसानों जैसी करेंगे। अब क्या होता है, एक एक निवाला खाने का मतलब ये है कि उसके बहुत छोटे छोटे पीस हो, है ना। मतलब अपन कहीं ना कहीं ये चीज कर रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं ना, बड़े से छोटा छोटा, है ना, केटाबॉलिज्म, ताकि उस छोटे से छोटे पदार्थ का अवशोषण हो सके, है ना। अब ये मेटाबॉलिज्म का क्या कार्य है कि लीवर जो है हमारा एक चीज बनाता है, क्या बनाता है, तो भाई पित्तरस, है ना। यकृत पित्तरस के संश्लेषण का स्थान है ना। संश्लेषण क्या होता है, तो भाई संश्लेषण का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना, है ना। क्या बनाता है, तो पित्तरस, है ना। अब ये जो पित्तरस होता है ना, ये सबसे ज्यादा किसके पाचक के लिए सहायक होता है, तो वसा के लिए, फैट के लिए, है ना। मतलब अगर फैट का डाइजेशन अगर कोई करेगा तो ये पित्तरस ही करेगा,
है ना। जब आपने देखा होगा कि अगर किसी को आप में से जॉन्डिस हुआ हो तो डॉक्टर बोलता है कि हल्का फ्रूट खाना, है ना, आपका जो भोजन है वो हल्का खाना, ऐसा कोई फैटी चीज खाना, आपको बोल देता है घी मत खाना, ऑयल मत खाना, वो इसके लिए क्योंकि उसके अंदर होता है फैट, है ना। अब यार आपकी यकृत के ऊपर पहले से ही सूजन है और आप मस्त घी खा रहे हो तो क्या उसका पाचन हो पाएगा? अब उसका पाचन करने के लिए ये बेचारा पित्त रस बनाएगा, है ना। ये तो पहले से ही बीमार है और आप और लोड दे रहे हो उसके ऊपर, है ना। इसके लिए क्या होता है कि डॉक्टर आपको मना करता है कि इन चीजों को मत खाना, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो यकृत है, ये जो लीवर है, उसको क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत रेस्ट, है ना। उस रेस्ट वाली कंडीशन में ये जो स्वेलिंग आई थी वो वापस से ठीक हो जाती है। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम पे यहाँ पर मेडिसिन वर्क नहीं करती है। डॉक्टर यही बोलता है कि रेस्ट करो, है ना, रेस्ट करो और हल्का खाना खाओ, है ना, जो इजीली उसका पाचन अपन कर सके वो चीज, है ना। अब देखते हैं कि क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म किससे मिलके बना, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, है ना। उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया मतलब कि वो सारी क्रिया जो फैट को पचाने के लिए करता है ना। ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म का जो कार्य होता है वो कौन करता है, हमारा यकृत, है ना। अब क्या होता है कि यकृत के चारों ओर, है ना, हमारा ये यकृत है, ऐसा कुछ होता है, इसके चारों तरफ, जैसे मैंने आमाशय में भी बताया था कि आमाशय को पकड़ के रखने के लिए उसके चारों तरफ, एक और जगह देखा था भाई, कहां पर बोलो, अरे घृशिका में देखा था ना अपनी ईसोफेगस में, यहां से कि उसके चारों तरफ पेरिटोनियम, है ना, पेरिटोनियम। अब ये मैंने 2-3 जगह और नहीं बताया, ये पेनक्रियाज में भी पेरिटोनियम के फॉल्ट्स होते हैं, है ना, और कहां पे होते होंगे, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत। अब ये जो पेरिटोनियम होते हैं ना, इनका काम यही रहता है कि उसको बस खाली एक जगह पर स्थिर रखना, है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर पढ़ाने की टाइम मूवमेंट्स कर रहा हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे मूवमेंट इधर जाने पे मेरा आमाशय भी उधर जा रहा है ना, वो एक जगह फिक्स है ना। वैसे ही मेरा यकृत को भी फिक्स करने के लिए ये जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स होते हैं, है ना, जो कि उसको वहां पर पकड़ के रखते हैं, है ना। ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे फोल्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको वहां पर टाइट फिक्स करके रखते हैं ताकि इसके अंदर कोई मूवमेंट्स ना हो, मेरे मूवमेंट्स की वजह से। मालूम पड़ा मैं ऐसे एक जंप करी, मेरा लीवर भी यहाँ पे मुंह तक आ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना, वो चीज नहीं हो, इसके लिए नेचर ने अपन को दिया है ये क्या, पेरिटोनियम, है ना। पेरिटोनियम पेशियां होती है, मसल्स होती है जो उसको पकड़ के रखती है। अब क्या होता है, पेरिटोनियम के वलय पाए जाते हैं। अब ये जो वलय होते हैं ना, इनको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, कहां पर, लीवर में। क्या बोलते हैं इन्हें, ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, है ना। क्या बोला है कि यकृत के चारों तरफ पेरिटोनियम के वलय पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल, है ना, ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। अब ये जो ग्लीसन्स कैप्सूल देखो, ये आपका पूरा ब्लैक कलर का लीवर है और इसके ऊपर ये जो ब्लू ब्लू की जो डैश लाइन कर रखी है ना पूरी, यही होता है आपके ग्लीसन्स कैप्सूल, है ना। अब देखते हैं कि क्या होता है कि यकृत की जो आधारभूत इकाई है ना, आधारभूत इकाई, है ना, मतलब कि यार यकृत को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जैसे बोला जाए कि हमारे फॉर्मेशन के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है ना। अरे इससे पहले अपन ने 9th-10th आपने सबने पढ़ा होगा, तभी 11th में आए हो, तो वहां पे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, वो ही होती है सेल। तो यहां पर भी क्या होता है कि ये जो लीवर को जो मेन इकाई है जो इसका फॉर्मेशन करती है वो क्या होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। अब यहां बात कर रहा है लोब्यूल्स की, है ना कि कोशिका की। मतलब कोई भी चीज कोशिका ही बनाएगी ना, बट यहाँ पे बने लोब्यूल्स, जिसे क्या कहलाती है, लोब्यूल्स कहलाती है। क्यों लोब्यूल्स बोला, ये देखते हैं, जिसमें हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। मतलब ये जो आपके हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, हेपेटोसाइट सेल से या फिर हेपेटोसाइट कोशिकाओं से। कौन, हेपेटिक लोब्यूल्स। और यही हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं जो कि पित्त रस का क्या करते हैं, संश्लेषण, पित्त रस को बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा लीवर।
अब ये जो लीवर है इसके दो भाग, एक लेफ्ट वाली लोब्यूल, लोब बोलो या फिर लोब्यूल बोलो, है ना, एक राइट वाली लोब्यूल, है ना, लोब। अब क्या होता है कि ये जो लेफ्ट वाली लोब है ये क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, और ये राइट वाली जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। राइट वाली बड़ी होती है, इसके साथ भी इसके तीन भाग होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है राइट लोब्यूल, दूसरा वाला होता है क्वाड्रेट लोब्यूल, और तीसरा होता है क्वाड्रेट लोब्यूल्स, है ना, या फिर लोब, है ना। ये वाला भाग बड़ा होता है और वो वाला छोटा होता है। इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आता है, इसके लिए नॉर्मली एक जनरल आइडिया के लिए देखा कि एक लेफ्ट लोब होती है और एक राइट लोब होती है। लेफ्ट वाली लोब छोटी होती है, राइट वाली लोब बड़ी होती है ना। राइट वाली लोब के तीन भाग होते हैं, एक राइट लोब, दूसरा वाला क्वाड्रेट लोब, तीसरा वाला क्वाड्रेट लोब, है ना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी हेपेटिक लोब्यूल्स थी, है ना, जिसको बना रही थी हेपेटोसाइट सेल, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हेपेटिक लोब्यूल की संरचना, है ना, कि वो कैसे बनती है, किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी उसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है। तो क्या होता है कि यह एक अष्टकोणीय, देखो 8 इसके कोने हैं, 3 और 3 6, है ना, मतलब 6 कोनों की एक संरचना होती है ना, सॉरी 6, है ना, षटकोणीय संरचना होती है। ये कुछ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अरे बेंजीन भी ऐसी होती है ना, हाँ, C6H6, है ना, वो वाली बेंजीन। अब क्या होता है कि जिसके केंद्र पर, अब आपने देखा होगा कि ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, पूरी हमारी हेपेटिक लोब्यूल है, इसके केंद्र पर सेंट्रल वेन या फिर उसी को बोला जाता है केंद्रीय सिरा पाई जाती है ना। ये एक सेंट्रल वेन है, सिरा है ना, जो कि क्या करेगी, रक्त का, है ना, इसके अंदर रक्त प्रवाह होगा ना हमारा। अब क्या होता है कि ये जो सेंट्रल वेन है, यहीं से कुछ संरचनाएं बाहर निकलती है, केंद्र से कुछ विकसित होती हुई संरचना दिखाई देती है ना। हमारे केंद्र से कुछ विकसित हुई, नई बनी हुई, ये देखो, ये जो दिख रही है ना, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की जो संरचना है, इसी को बोला जाता है हेपेटिक कोर्ड। क्या बोलते हैं, हेपेटिक कोर्ड। हेपेटिक क्यों, क्योंकि यकृत के अंदर है, और कोर्ड मतलब एक नली जैसी आकृति है, कोर्ड जैसी आकृति है ना। क्या बोला कि केंद्र से कुछ विकसित होती हुई संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक कोर्ड कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हेपेटिक कोर्ड है, इस हेपेटिक कोर्ड के मध्य पे, बीच में, है ना, एक संरचना पाई जाती है जिसे बोला जाता है बाइल कैनालिक्यूली। क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिक्यूली, है ना। ये जो बाइल कैनालिक्यूली, बाइल वर्ड यूज किया है, मतलब बाइल मतलब पित्त, है ना, पित्त रस से रिलेटेड है ना। तो क्या होता है, इस हेपेटिक कोर्ड के मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं बाइल कैनालिक्यूली। ये सब आपकी जनरल नॉलेज के लिए, तो देख के ऐसे वो मत सोचो कि सर क्या फालतू का पढ़ा रहे, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, आ जाएगा समझ में। सबसे पहले क्या देखा कि ये जो होती है षटकोणीय, है ना। उसके बाद क्या देखा, इसके केंद्र पे एक सेंट्रल वेन या फिर उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय सिरा पाई जाती है। उस केंद्रीय सिरा से कुछ संरचनाएं निकलती है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक कोर्ड। हेपेटिक कोर्ड के मध्य में पाई जाती है आपकी बाइल कैनालिक्यूली, है ना। अब क्या होता है, दो बाइल कैनालिक्यूली, है ना, एक बाइल कैनालिक्यूली ये, है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है ना, उसे बोला जाता है साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड। अब ये जो साइनोसॉइड होता है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज, है ना। तो मैंने बोला था कि कैपिलरीज क्या होती है ना। तो कैपिलरीज याद करो, जब मैंने बोला था आपको कि कुछ ये वेन है ना, और इस साइड से आपकी आ गई, ये आपकी आर्टरी है ना, ये धमनी है और ये सिरा है। हाँ चलो, ये सिरा है और ये आपकी क्या है, धमनी, है ना। ये जहां पर मिलते हैं ना, ये वाली जगह, इसको बोला जाता है कैपिलरी, है ना। और ये कैपिलरी इतनी पतली रहती है, इतनी थीन रहती है कि कोई भी चीज यहां से अंदर और बाहर हो सकती है ना। क्या हो सकता है, अंदर और बाहर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि याद रखो कि जो हेपेटिक लोब्यूल है, यही वो संरचना है जो किसका संश्लेषण कर रही थी, अरे बोलो, पित्त रस का ना,
हाँ, तो वही पित्त रस का अच्छे से फॉर्मेशन हो सके, है ना, इसी के लिए। अब क्या हुआ, ये सिरा और ये धमनियां है ना, जहां पर मिल रही है, ये जो साइनोसॉइड है एक स्पेशल प्रकार का क्या है, कैपिलरीज है। अब क्या होता है कि ये जो साइनोसॉइड है, इसकी जो जगह होती है, इसका जो स्तर होता है ना, उसी को बोला जाता है एंडोथीलियम, है ना, जहां पर साइनोसॉइड पाया जाता है ना। एंडो मतलब अंदर, और थीलियम मतलब कि किसी के पास में, जहां पर वो जुड़ा हुआ है, जहां पर उसकी परत है ना, जहां पर उसकी सतह है, उसको बोला जाता है एंडोथीलियम। अब ये जो एंडोथीलियम होता है ना, वो किसका बना हुआ रहता है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू, है ना, सिंपल स्क्वेमस या फिर सल्कीय उत्तक द्वारा, है ना। सल्कीय उत्तक मतलब ऐसा उत्तक जो बहुत ज्यादा पतला हो, है ना, बहुत ही ज्यादा, और वहां पर ये साइनोसॉइड जुड़ा हुआ रहता है, किससे, एंडोथीलियम से, है ना। अब क्या होता है कि ये देखो, आप देख रहे होंगे कि ये आपकी जो ब्लू ब्लू कलर की है, ये क्या है, अरे ब्लू कलर की ये है ना आपकी हेपेटिक वेन्यूल, अरे हेपेटिक वेन्यूल है ना। और फिर आपकी ये रेड कलर की क्या है, ये जो ब्लू कलर का ये है, ये रेड कलर की है ना, ये वाली, है ना। और ये आपका ब्लू कलर यहां से, एक और ब्लू कलर यहां भी दिख रहा होगा, सभी के अंदर देखो, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू। तो इन सारे जो कोने है ना, जहां पर ये सारे इसके जो कॉर्नर है, इसके जो कोने हैं, वहां पर तीन चीजें दिख रही है, एक रेड, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला है आपका बाइल डक्ट्यूल, है ना, ये ब्लैक, ये क्या है, बाइल डक्ट्यूल, है ना। ब्लू वाली क्या है आपकी, हेपेटिक वेन्यूल, और रेड क्या है आपका, हेपेटिक आर्ट्रियोल, है ना। ये तीनों क्या होती है, इस हेपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर पर आकर मिलते हैं, है ना, जिसकी वजह से एक जगह का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम हेपेटिक ट्राइट। क्या बोलते हैं, हेपेटिक ट्राइट। 3 है इसके लिए ट्राइट, है ना, तीनों की तीनों, जैसे त्रिवेणी संगम है ना, एक ये आर्टरी आई, एक वेन आई और एक बाइल डक्टाइल आई, है ना। तीनों ने मिलकर कहां पर मिले, तो हेपेटिक लोब्यूल के कोने पे, कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पर ये संरचनाएं पाई जाती है ना। उसके बाद हेपेटिक ट्राइट का फॉर्मेशन होता है, हेपेटिक ट्राइट बनती है। क्या बोलते हैं कि हेपेटिक लोब्यूल के प्रत्येक कॉर्नर पर 3 नलिकाएं के मुख पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक ट्राइट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। इससे पहले हमने देखा था कि हमारी जो हेपेटिक लोब्यूल्स थी, उसकी एक संरचनाएं थी, उसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था कि हमारी हेपेटिक पोर्टल वेन, या फिर उसी को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन्यूल या हेपेटिक वेन्यूल, और हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक धमनिया या फिर हेपेटिक आर्ट्रियोल, है ना, हेपेटिक डक्ट या डक्टियोल, ये सारे नाम है ना। कहीं ना कहीं क्या होता है, इंग्लिश के थोड़ा बहुत वो जो रहता है प्रोनाउंसिएशन, उसके अंदर थोड़े चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। इसको आप बाइल डक्ट भी बोलोगे तो भी सही है, या डक्टियोल बोलोगे तो भी सही है ना। अब क्या होता है कि हमने देखा था कि उसकी जो आकृति थी, है ना, हमारी हेपेटिक लोब्यूल की जो संरचना थी वो कैसी थी, षटकोणीय, है ना। उसके अंदर अपन ने 6 कोने देखे थे, हर एक कोने पर 3 हमारी नलिकाएं पाई जा रही थी। कौन कौन सी, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्ट्रियोल और हेपेटिक पोर्टल वेन या फिर वेन्यूल। ये तीनों एक जगह पर पाई जा रही थी, उसी स्थान को हमने क्या बोला था, हेपेटिक ट्रैक्ट, हेपेटिक ट्रैक्ट ही बोला था ना, वही चीज। अब हमने क्या किया कि इस कोने से उसके सेंटर तक गए हैं ना, उसके कॉर्नर से हम कहां गए, उसके केंद्र तक, और हमने देखा था कि केंद्र पे एक बहुत बड़ी सी, है ना, केंद्रीय सिरा पाई जा रही थी, है ना। और उसी सिराओं से क्या हो रहा था, इनका क्या हो रही थी, उत्पत्ति हो रही थी इन कोशिकाओं की, है ना। ये जो कोशिकाएं होती है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, किसको बनाएगी, तो अपन पढ़ रहे हैं हमारा लीवर, है ना। तो लीवर के अंदर बनेगा बाइल जूस, है ना। अब आप बोलोगे सर यार, हे लीवर और बोला बाइल जूस जा रहा है ना, इसको हेपेटिक जूस भी तो बोल सकते थे, पर इसको बाइल जूस इसके लिए बोला क्योंकि क्या है कि इसका जो स्टोरेज का काम है ना, इसको संग्रहित करने का काम जो है ना, वो हमारे गॉल ब्लैडर का है ना, इसके लिए इसको बोला जाता है बाइल रस, है ना, या फिर बाइल जूस। अब हम एक बार और देखते हैं कि हमने देखा था कि इस केंद्रीय सिरा से
हेपेटिक कोर्ड का निर्माण हो रहा था, है ना। उन हेपेटिक कोर्ड के जो मध्य का स्थान होता है, जैसे एक हेपेटिक कोर्ड ये और एक ये, इनके जो मध्य का स्थान है उसी को हमने बोला था हेपेटिक कैनालिक्यूली, है ना, कैनालिक्यूली। अब क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं है, ये सारे जो मैंने बीच में इनका केंद्रक बना रखा है, कोई भी सेल खाली ऐसे नहीं बनती है ना। सेल है मान लो ये, तो इसका कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा ही होगा, है ना, तभी तो उसको आप सेल बोलोगे, तभी तो अपन उसको कोशिका बोलेंगे। कोई भी कोशिका बिना न्यूक्लियस के नहीं, है ना। मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताना कि क्या है, कौन सी ऐसी सेल है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जिसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, अपना केंद्रक नहीं होता है ना, बताना आप। अब क्या है कि बीच का जो स्थान है उसको हमने क्या बोला, हेपेटिक कैनालिक्यूली। जब क्या करती है ये कोशिकाएं जो होती है, किसको बनाएगी, बाइल रस को, है ना। ये बाइल रस को बना के कहां पर स्त्रावित कर देती है, हेपेटिक कैनालिक्यूली के अंदर। फिर यहां से क्या होता है, इसको कहां ले जाया जाता है, हेपेटिक डक्ट के पास। अब यार ये चीजें थी कि यार हमने हेपेटिक आर्ट्रियोल भी पढ़ा था, हेपेटिक पोर्टल वेन भी पढ़ा था, तो यार इसका कोई ना कोई तो कार्य होगा वहां पर। तो क्या कार्य होता है कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ना, या वेन्यूल, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन, है ना, पोषक पदार्थ, पोषक तत्व जो होते हैं उनको कहां देती है, इस साइनोसोइड, है ना। अब यार ये साइनोसोइड क्या है, तो मैंने बोला था कि दो हेपेटिक कैनालिक्यूली, ये दो हेपेटिक कैनालिक्यूली, इसके बीच का जो स्थान होता है ना, उसको हमने बोला था साइनोसोइड, है ना। ये साइनोसोइड, ये देखो एक हेपेटिक कैनालिक्यूली ये और एक ये, इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है ना, इसको बोलते हैं साइनोसोइड। और यही साइनोसोइड कहां जुड़ा हुआ रहता है, हमारी केंद्रीय सिरा से, है ना। अब इस साइनोसोइड की एक खासियत है ना, इसका जो स्तर होता है ना उसको बोलते हैं अपन एंडोथीलियम, है ना। ये मैंने बताया था कि इसका जो स्तर होता है उसको बोला था एंडोथीलियम। अब उस एंडोथीलियम की क्या खासियत है कि वो सरल सल्कीय उत्तक से बना हुआ रहता है, किससे, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू से, है ना, इपिथेलियल टिश्यू से। अब इपिथेलियल का मतलब होता है जो सबसे ऊपरी परत पे हो, है ना। तो इस साइनोसोइड की जो सबसे ऊपरी वाली परत रहती है वो सरल सल्कीय उत्तक से बनी होती है। अब जो सरल सल्कीय उत्तक है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है, क्या, वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करता है ना। तो अब यार वहां पर किस चीज का अवशोषण कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन्यूल जो है या वेन है, या फिर आपकी जो सिरा है, वो क्या लेके आ रही है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व, है ना। ये पोषक तत्व यहाँ पर लाके कहां छोड़ देती है, इस साइनोसोइड में। उसके बाद यही आपकी हेपेटिक आर्ट्रियोल जो होती है, हेपेटिक सिरा जो होती है, वो क्या, सॉरी, हेपेटिक धमनियां जो होती है वो क्या लेके आती है, ऑक्सीजन, है ना। अरे ये लाल कलर की क्यों बनाई है, अच्छा दिखने के लिए थोड़ी ना, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। आपने देखा होगा कि आपकी जो वेन्स होती है ना, आपकी जो धमनियां होती है वो ब्लू ब्लू कलर की रहती है ना। और कभी आर्टरी देखी है क्या, ऐसे पकड़ के, अरे भाई नहीं दिखेगी, है ना, क्योंकि उसका जो कलर होता है ना वो रेड होता है ना। तो वो आप उसको पाल्पेट नहीं, पाल्पेट तो कर सकते हैं, मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के चेक करता है ना, तो वो इसी चीज को चेक करता है, आर्टरीज को, है ना। आपकी रेडियल आर्टरी होती है हाथ में, है ना, जिसकी हेल्प से अपन पल्स चेक कर सकते हैं किसी पर्सन की, है ना। तो वही चीज है, इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। अब यार एक सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी चीज को बनाना है, कार्य करना है, तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी ना, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो एनर्जी की आवश्यकता के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या बनाना है, एनर्जी। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो उसमें यही चीज थी कि हम ऑक्सीजन का यूज करके क्या बना रहे थे, एटीपी, है ना। एटीपी को ही बोला जाता है ना एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, है ना, वही चीज है। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, इसको इन कोशिकाओं के पास स्त्रावित कर दिया जाता है। इसको पहले साइनोसॉइड में छोड़ते हैं, है ना, ये साइनोसॉइड है ना, यहां पर दिया, है ना, किसको, इसको ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को, पोषक तत्व को। कौन कौन देता है वो भी देख लो, हेपेटिक आर्ट्रियोल क्या देती है, ऑक्सीजन, और अपना जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है वो क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स साइनोसॉइड में छोड़ दिए जाते हैं, और साइनोसॉइड से ये कहां पर विस्तृत हो जाते हैं, हमारी जो ये कोशिकाएं हैं, जो किसका निर्माण करेगी,
बाइल रस का, वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन और इस न्यूट्रिशन का, इन पोषक तत्वों का यूज करके क्या बनाती है, बाइल रस, है ना। अब यार हमारा बाइल रस बन गया, उसके बाद इस बाइल रस को कहां पर स्रावित कर दिया जाता है, हमारे हेपेटिक कैनालिक्यूली के अंदर, है ना। अब यहां तक हमारा बाइल रस पहुंच गया है ना। अब क्या होता है, यहां से ये केनाल होती है ना। केनाल मतलब एक नली का जैसा स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है, उसका जो मुंह होता है ना, उसकी जो ओपनिंग, उसको बोला जाता है हेयरिंग कैनाल। क्या बोलते हैं, हेयरिंग कैनाल। अब ये जो हेयरिंग कैनाल के अंदर हमारी कहां से किसकी ओपनिंग है, ये बाइल कैनालिक्यूली की, है ना। बाइल कैनालिक्यूली का जो मुंह होता है, मुहाना होता है, उसी को बोला जाता है क्या, हेयरिंग कैनाल। अब ये हेयरिंग कैनाल, इसके अंदर क्या है हमारा, बाइल रस। इस बाइल रस को इस बाइल डक्ट के अंदर स्त्रावित कर दिया जाता है ना। इस बाइल डक्ट में स्त्रावित करने के बाद ये हमारे गॉल ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना। वहां पर उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है। अब क्या है, ये जो बाइल रस था यहां पर तो हो गया। अब क्या है कि आप अगर इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे रहे हो तो बदले में वहां पर जब ऊर्जा बनी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर आएगी, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो ये यहां पर वापस हेपेटिक पोर्टल वेन लेके नहीं जाएगी, ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जाती है, केंद्रीय सिराओं के अंदर, है ना। फिर ये केंद्रीय सिरा जो होती है उसको क्या कर देती है, एग्जिट आउट, बाहर कर देती है हमारे शरीर से, है ना। अब क्या है, यहां पर इन हेपेटोसाइट सेल के अलावा भी, ये सारी हेपेटोसाइट सेल है हमारी, है ना, जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को वो करती है ना। अब ये जो हेपेटिक सेल्स है, कोशिका है, वो किसका निर्माण कर रही है, बाइल रस का। बट इनके अलावा भी दो प्रकार की और कोशिकाएं पाई जाती है। एक होती है कूपर सेल्स, है ना, या फिर उसको बोलते हैं कूपर कोशिका, है ना। ये कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिसने इसकी डिस्कवरी करी होगी, उसके नाम पे नाम रख दिया गया इसका कूपर्स, है ना। तो ये जो कूपर सेल्स होती है ये कैसी होती है, फेगोसाइटिक, है ना। क्या बोला मैंने, फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक मतलब ये होता है कि जो जीवाणु को क्या कर दे, नष्ट कर दे, उसको खत्म कर दे, मार दे, है ना। अरे यार आप अगर कोई पोषक तत्व ले रहे हो ना तो हो सकता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाए, है ना। अरे आ सकता है ना। तो उस चीज को क्या है, उसकी वजह से आपका लीवर को कोई हानि नहीं पहुंचे, इसके लिए क्या करती है, ये कोशिकाएं जो होती है उसको नष्ट कर देती है ना। क्या नाम है इनका, कूपर सेल्स। क्या काम करती है, फेगोसाइटिक, है ना। फेगोसाइटिक मतलब मार देना किसी को भी, ठीक है। इनके अलावा भी I2, क्या बोला, I2 सेल्स। ये जो सेल होती है ना, इनका एक काम होता है, ये विटामिन जो ए है, हमारे विटामिन बहुत प्रकार के अपन ने देखा था, और हमको उनकी कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में जरूरत पड़ती है हमारे जीवन यापन करने के लिए, है ना। तो ये जो विटामिन ए है उसको संग्रहित करने का कार्य करती है ये कोशिका, है ना। ये भी एक कोशिका है। I2 जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो क्या काम करती है, विटामिन ए को संग्रहित करने का कार्य करती है। कहां पर होती है, तो कहां पे होती है, हमारी हेपेटिक लोब्यूल में। अगर ऑप्शन में हेपेटिक लोब्यूल नहीं है तो आंसर जाएगा हमारे लीवर के अंदर, है ना। अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि कूपर सेल्स कहां पर पाई जाती है ना, कहां पर पाई जाती है, तो हमारे लीवर के अंदर या फिर हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर। अब हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं पित्ताशय, है ना, या इसी को बोला जाएगा गॉल ब्लैडर। अब ये पित्ताशय या गॉल ब्लैडर जो होता है वो रहता कहां पर, वो देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लीवर के आसपास ही होगा, है ना, हमारे यकृत के आसपास ही पाया जाएगा ना, क्योंकि इसका कार्य क्या है, ये संग्रहित करके रखता है पित्त रस को, है ना। जो रस हमारा यकृत के अंदर बना था उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके, संग्रहित करके रखने का कार्य होता है इसका। अब देखते हैं कि यह यकृत के नीचे, है ना, यकृत के नीचे उपस्थित एक थैली नुमा, है ना, एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है या फिर होती है। कहां पर होती है, यकृत के नीचे, है ना। अब मेरे को ये बताओ कि यकृत किस साइड था, हमारे दाईं तरफ था ना, हमारे राइट हैंड साइड में था, और हमारा जो डायफ्राम था उसके जस्ट नीचे, है ना। तो ये भी यकृत के नीचे एक थैली जैसी संरचना होती है ना, जो क्या करती है, पित्त रस को
यह पित्त रस के संग्रहण तथा सांद्रण, है ना, सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कि यार वो जैसा बना है एज इट इज उसको वैसा के वैसा रखा जाए, उसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी क्या होता है, स्थान होता है ना, उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। अब क्या है कि अब यहां पर संग्रहित करके रखता है ना। अब दूसरी चीज इस डायग्राम में देखो, आप सारी चीजें क्लियर करते हैं, है ना। ये जो यहां लिखा है वो सारी चीजें यहां भी दी है, तो मैं बोलूंगा कि यार इसकी हेल्प से ये याद करना चाहिए, ना कि इसकी हेल्प से ये, है ना। क्योंकि क्या होगा कि डायग्राम जो रहते हैं ना, इस थ्योरी को इजी कर देते हैं, है ना। जब भी देखोगे कि कोई ना कोई, या तो कोई फ्लो चार्ट हुआ, है ना, या फिर कोई डायग्राम हुआ, उसके थ्रू याद करोगे तो लॉन्ग मेमोरी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीजें, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। एक चीज वो रहती है शॉर्ट टर्म वाली और एक होती है लॉन्ग टर्म। अब ये दोनों चीजें ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म वाली तब कन्वर्ट होती है जब किसी चीज को आप 1 से 2-3 बार रिवीजन करते हो, है ना, उसकी वजह से। और कोई इमेज, है ना, इमेज भी जो रहती है ना, वो भी बहुत जल्दी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए क्या करो, इस इमेज की हेल्प से याद किया करो, है ना। अब नॉर्मली चीजें देखते हैं कि ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर, ये आपका पित्ताशय है। इस पित्ताशय की जो नलिका है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। देखो क्या बोला, पित्ताशय की नलिका सिस्टिक डक्ट कहलाती है, नॉर्मल है। ये आपका पूरा पित्ताशय है, इसकी नलिका जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टिक डक्ट। अब क्या होता है, जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट के, क्या बोला है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के संयुग्मित, है ना, संयुग्मित मतलब मिलना, है ना, संयुग्मित होकर कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। कौन सा वाला, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। अब देखो कहीं ना कहीं यहां ऊपर लीवर होगा आपका, है ना, वहां से आएगी हेपेटिक डक्ट, है ना। दो हेपेटिक डक्ट होती है, अपन ने देखा था आकृति में, एक लेफ्ट वाले लोब में और एक राइट वाले लोब में, है ना। ये दो है हेपेटिक डक्ट। अब ये दोनों हेपेटिक डक्ट मिलके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। किसका, कॉमन हेपेटिक डक्ट का। और ये वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट यहां पर आई, है ना, ये देखो, ये और ये, इन दोनों ने मिलके एक बना लिया, है ना। और यहां से ये आपकी सिस्टिक आ गई, इन दोनों ने मिलके एक डक्ट का निर्माण किया जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, है ना। ये आपकी क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट, या फिर इसको ही बोला जाता है डक्टस कोलेंड्रस। क्या बोलते हैं, कोलेंड्रस 10, है ना, डक्टस कोलेंड्रस। अब क्या होता है कि ये चीजें यहां देखो, क्या बोला, पित्ताशय की नलिका सिस्टिक डक्ट कहलाती है, बराबर, ये सिस्टिक डक्ट। उसके बाद क्या होता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये वाली कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर किसके साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ना, कहां जाएगी बताओ, है ना। अरे ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रहणी वाले भाग में जाएगी ना, अपन ने देखा था ऐसी कुछ ग्रहणी होती है ना। और यहां से ये ऐसे होके ऐसे आएगी, और यहां से एक चीज और मिल जाएगी भाई, आपका जो अंगनाशय था ना उसकी डक्ट भी तो आएगी। यहां पर वो दोनों डक्ट मिलकर कॉमनली एक ही जगह पर खुल जाती, ठीक है। कहा ये क्या है आपका ग्रहणी वाला भाग है ना, ग्रहणी, है ना, ग्रहणी में जाकर खुल जाती है। अब क्या होता है, हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, उसके टोटल 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 5, है ना। अब यार 4 भाग तो अपन, मैंने आपको हर जगह बताए थे, है ना। हमने जब अभी आगे लीवर पढ़ा था ना, यकृत पढ़ा था, उसमें भी 4 चीजें देखी थी। एक होता है हेड, बॉडी, हेड हेड हेड, फिर नेक, फिर पूरी बॉडी, और फिर उसकी टेल, है ना। अब ये देखो हेड, हेड वालों को फंडस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फंडस, है ना। ये फंडस अपन ने एक जगह और देखा था, आमाशय में, है ना। उसका जो सबसे ऊपर वाला भाग था उसको बोला था ना फंडस। यहां पर भी जो हेड वाला भाग है उसको फंडस भी बोलते हैं, हेड भी। उसके बाद नेक, फिर आती है बॉडी, है ना, पूरी बॉडी। और बॉडी के वहां पर एक चीज होती है जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हार्टमैन्स पाउच, है ना। हार्टमैन्स, ये पाउच जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको बोलते हैं हार्टमैन पाउच। उसके बाद ये कहां पे इसकी होगी, टेल, है ना, ये कुछ इसकी टेल होगी। और ये सिस्टिक डक्ट कहां पर ओपन हो जाती है, हेपेटिक
कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और यहां से हमारा जो पित्तरस होता है कहां पर ले जाया जाता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, है ना। और वहां पर ये किसका डाइजेशन करेगा, बोलो, अरे किसका पाचन करेगा। मैंने बताया था कि हमारा जो यकृत रहता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है ना, वो होता है वसा के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए, है ना। फैट के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका, हमारे यकृत का। और जो हमारा पित्तरस होता है ना, उसका कलर होता है येलो, है ना, कहीं ना कहीं येलो एंजाइम जैसा कलर होता है उसका। ठीक है।